नमस्कार दोस्तों, मम्मी इंस्पायर्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं अपने बच्चों को अपनी ही माँ की लाश की नीलामी करते देखने से पहले ही मर क्यों नहीं गया। वह हिचकियाँ लेते रो रहे हैं और रोते रोते खुद को कोस रहे हैं। जब बेटों ने अपनी ही माँ का अंतिम संस्कार करने और उनका चेहरा देखने के लिए पिता के आगे ऐसी शर्त रखी कि जिसे सुनकर बूढ़े पिताजी के होश उड़ गए। क्या थी वो शर्त और छोटे बेटे ने क्यों रखी ऐसी शर्त? रामदत्त जी को ऑटो वाले ने संध्या आश्रम के गेट पर ही छोड़ दिया है। उनकी अटैची नीचे ज़मीन पर रखी है और वे सामने आश्रम की तरफ देखते हुए सोच रहे हैं, तो अब से यही होगा मेरा घर, मेरा नया पता, मेरा आखिरी पता, मरते दम तक, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। अब मुझे अपना सारा वक्त सोते जागते यहीं गुजारना होगा। अब मेरे सुख दुख के साथी यहाँ के रहने वाले लोग ही होंगे और मेरी बाकी की ज़िंदगी के लिए मेरा परिवार यहाँ रहने वाले मेरी ही उम्र के बूढ़ों का परिवार ही होगा। बस सिर्फ 10 कदम और उसके बाद मैं उन सबकी दुनिया में शामिल हो जाऊँगा। बाहर की दुनिया से नाता एकदम तोड़ दूँगा। उन्होंने ज़मीन पर रखी अटैची उठाई और एक बार पीछे मुड़कर देखा है, मानो जो कुछ पीछे छोड़ आए हैं उसे आखिरी बार विदा कर देना चाहते हो, अपनी स्मृतियों से, अपने वर्तमान से और अपने वजूद से भी धो पोंछ देना चाहते हो। इससे पहले कि आंसुओं के कतरे उनकी सूनी आंखों को भिगो पाए, वह झटके से मुड़े और गेट खोलकर भीतर हो गए हैं। उन्होंने पूरी सावधानी से गेट बंद किया है और दाईं तरफ रिसेप्शन का बोर्ड देखकर उसी तरफ मुड़ गए हैं। उन्होंने कनखियों से देख लिया है कि आसपास मंडरा रहे 3-4 बूढ़ों की निगाहें उनकी तरफ उठी है, लेकिन इससे पहले कि कोई लपक कर मदद के लिए उनके पास आए, वह रिसेप्शन रूम के अंदर हो गए हैं। रिसेप्शन पर बैठा क्लर्क कुछ लिख रहा है। वह एक पल उसकी निगाह ऊपर उठाने की राह देखते हैं और फिर गला खंखार कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। जेब से पत्र निकालकर उन्होंने पहले ही अपने हाथ में ले लिया है। क्लर्क ने उनकी तरफ देखा है और उन्हें बैठने का इशारा करके पूछ रहा है, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नमस्कार, मेरा नाम रामदत्त है। ये रही आपकी चिट्ठी जो मेरे खत के जवाब में मुझे मिली थी। वह पत्र मेज पर रखते हैं। क्लर्क ने पत्र पढ़कर उनकी तरफ देखा है और फिर अपने पीछे रखी अलमारी से एक फाइल से उनका पत्र निकालकर देखा है। उनके पत्र को पढ़कर वह एक बार उनके चेहरे की तरफ देखता है। वह निर्विकार भाव से क्लर्क की सारी गतिविधियां देख रहे हैं। आखिर क्लर्क ने फाइल बंद की और कहना शुरू किया है, आपका स्वागत है यहाँ। मेरा नाम देवी दयाल है और मैं यहाँ के सब इंतज़ाम देखता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन फार्म है, ये भर दीजिए, तब तक मैं बाकी इंतज़ाम करता हूँ। उन्होंने क्लर्क के हाथ से फार्म ले लिया और बड़े बेमन से भरकर वापस क्लर्क की डेस्क पर रख दिया है। तब तक क्लर्क वापस आ गया है और फार्म देख रहा है। फार्म देखकर क्लर्क बेचैन हो गया है। ये क्या? यहाँ आपने लिखा है कि बीमारी वगैरह की हालत में या किसी इमरजेंसी में आपके परिवार में से किसी को भी ना बताया जाए और कि आपका कोई भी नहीं है। आपने अपने परिवार का स्थायी पता और ये आपके परिवार के लोगों के नाम और पते, और ये आपसे कोई भी मिलने नहीं आएगा, और ये आपके परिवार द्वारा ट्रस्ट को दिए जाने वाले महीने के पैसे। आपने पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। मैं आपको दूसरा फार्म देता हूँ, ज़रा ध्यान से भरिए साहब। अच्छा रुकिए, मैं ही भरवा देता हूँ आपका फार्म। वह बहुत ही संतुलित और ठहरी हुई आवाज़ में बताते हैं, देखिए देवीलाल जी, मैंने जो कुछ भी लिखा है सोच समझकर लिखा है। आपके सारे सवालों के जवाब है ये। उन्होंने अपने बैग से नोटों की 3-4 गड्डियाँ निकालकर मेज पर रख दी है। ये 2,30,000 रुपये हैं। उन्होंने बैग से कुछ और कागज़ निकाले हैं और ये 1-2 पॉलिसीज़ है, एक एफडी भी है। इस समय मेरी उम्र 72 साल है। मेरे ख्याल से मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद के सारे खर्चे इनसे पूरे किए जा सकते हैं। इन्हें ट्रस्ट के खाते में जमा कर दीजिए।
जो भी पत्र ज़रूरी होगा मैं बाद में लिख कर दे दूँगा। और कुछ? क्लर्क पूरी तरह से सकपका गया है। तय है कि आज तक उसका वास्ता किसी भी ऐसे शख्स से नहीं पड़ा होगा जो वृद्धाश्रम में रहने आ रहा हो और न केवल इस तरह की जानकारी फार्म में भर दे, बल्कि अपने रहने खाने के भावी खर्च की मद में पूरे 2,30,000 रुपये नकद भी जमा करवा रहा हो। वह हकला रहा है, ये तो बहुत काफ़ी है। आप कहीं घर से लड़कर, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे टोक दिया है। आप बिना वजह कोई सवाल न पूछे तो बेहतर। मैं लंबा सफ़र करके आया हूँ और थका हुआ हूँ, मैं आराम करना चाहूँगा। क्लर्क उनके आतंक में है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी किस बात को किस तरह से ले और उसका क्या जवाब दे। उसने फटाफट कागजी कार्रवाई पूरी की है और खड़ा हो गया है। चलिए। क्लर्क ने उन्हें उनका कमरा दिखाया है। कमरा पहली ही निगाह में उन्हें पसंद आ गया है। उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि वे हो सके तो अलग कमरा चाहेंगे, बेशक छोटा सा ही क्यों न हो। उन्हें बताया गया था कि अगर वे अलग कमरे के लिए अतिरिक्त खर्च उठाना चाहे तो वे अलग कमरा ले सकते हैं। कमरा एकदम कोने में है और दरवाजे के साथ ही सामने की तरफ खुलने वाली खिड़की है। दूसरी खिड़की उनके बिस्तर के पीछे है जो खुले मैदान की तरफ खुलती है। छोटा सा साफ सुथरा कमरा, एक पलंग, कुर्सी, मेज और एक छोटा सा स्टूल जिस पर सुराही रखने के निशान नज़र आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो उन्हें अपने कमरे के बारे में लगी है वह है ठीक कमरे के बाहर ही नीम का पेड़, खूब छतराया हुआ। पेड़ के नीचे ही बैठने के लिए सीमेंट का एक चबूतरा बना हुआ है। अपना कमरा देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा है और उन्होंने क्लर्क का कंधा दबाते हुए हौले से कहा है, आपने मुझे बहुत अच्छा कमरा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लर्क हंसकर रह गया है। बता रहा है, वैसे यहाँ किसी भी चीज़ की रूम सर्विस नहीं है सफाई को छोड़कर, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यह घंटी बजाकर देशराज या गोपी को बुलाया जा सकता है। ये दोनों ही यहाँ का सारा काम देखते हैं, रहते भी यहीं पे है। मैं आपसे मिलवा दूँगा। धोबी आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने कपड़े खुद ही धोना पसंद करते हैं। वह हंसा है, सस्ता भी पड़ता है और टाइम भी पास हो जाता है। उन्होंने इस बात के जवाब में कुछ भी नहीं कहा है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह सकते हैं। फ़िलहाल आपके लिए एक सुराही है, एक गिलास, साफ चादर और तकिया वगैरह मैं अभी भिजवा देता हूँ। और कुछ चाहिए आपको? जी नहीं, शुक्रिया, अब मैं आराम करना चाहूँगा। और उन्होंने उसे विदा करके कमरे का दरवाज़ा हौले से बंद कर दिया है। अपना सामान करीने से लगा दिया है उन्होंने। सामान है ही क्या उनके पास, एक अटैची और कंधे का एक झोला लेकर ही तो आए हैं यहाँ। सामान लगाते समय उन्हें हंसी भी आ रही है। कितना सामान था उनके पास, कहने को अभी भी है, लेकिन अब तो सब पीछे छूट चुका है। अपने सारे सामान में से वह अपने हिस्से के लिए चुनकर लाए हैं सिर्फ 4 जोड़ी कुर्ते पाजामे, एक शॉल, एक मफलर, एक जोड़ी चप्पल, 2 तौलिए, नहाने धोने का सामान, 2-3 किताबें और भागवंती और उनकी अरसा पुरानी एक धुंधली सी तस्वीर। भागवंती की और उनकी अपनी यही इकलौती तस्वीर है उनके पास। खींची गई होगी और भी तस्वीरें परिवार में अलग अलग मौक़ों पर, लेकिन पता नहीं बच्चों के एल्बम में कहीं बची है भी या नहीं। वह नहीं जानते। सामान के नाम पर यही कुछ लाए हैं अपने साथ, बाकी सब कुछ एक ही झटके में छोड़ दिया है। सिर्फ सामान ही नहीं, ढेर सारी कड़वी यादें भी अपने पीछे छोड़ आए हैं। उनके बारे में, उन बीते दिनों के बारे में अब वे सोचना भी नहीं चाहते। उन्होंने तस्वीर मेज पर रख दी है, ध्यान से देख रहे हैं इसे। वे याद करते हैं इस तस्वीर खिंचाने के पीछे की कहानी। 30 साल तो पुरानी रही ही होगी। मसूरी में खिंचवाई थी ये तस्वीर। याद करते हैं वे उनकी इस तस्वीर को इस पूरे अरसे के दौरान कभी भी फ्रेम नसीब नहीं हो पाया। कभी फोटोग्राफर वाले लिफाफे में ही पड़ी रही, तो कभी उनके कागज़ों में इधर उधर होती रही। अब जब वह यहाँ आने के लिए अपने कागज़ पत्र फरोल रहे थे तो उन्हें मिल गई और वे अपने सबसे कीमती खजाने के रूप में साथ लेते आए हैं। वह ठंडी सांस भरते हैं,
फ्रेम नसीब भी हुआ तस्वीर को, तो इतने बरसों के बाद, भागवंती के इस दुनिया से ही चले जाने के बाद और उनके घर छोड़ देने के बाद, तस्वीर की तरफ देखते देखते उनके सामने अतीत के अलग अलग दृश्य झिलमिलाने लगते हैं। वे सिर झटकते हैं। वे कुछ भी याद नहीं करना चाहते। याद करने लायक कुछ हो तो याद करे भी। उनका बस चलता तो अपने अतीत को अपने जीवन से ही काट कर फेंक देते। इसी चक्कर में तो किसी को भी बताए बिना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ चले आए हैं। जब किसी को उनकी परवाह नहीं रही तो वे किस लिए और क्यों अपना बुढ़ापा खराब करे। एक वही तो थी जिसके आसपास उनका जीवन सिमट कर रह गया था। अब वही नहीं रही तो क्या मतलब रह जाता है बाकी सब रिश्तों का, जबकि वे सच अच्छी तरह से जानते हैं, अपनी इन्हीं आंखों से देख चुके हैं। वह चारपाई पर लेट गए हैं। तस्वीर उन्होंने उठा ली है और दोनों हाथों से थामे हुए हैं। उन्हें लगता है तस्वीर की भागवंती फिर से सजीव हो उठी है और उसके होठ कांप रहे हैं। वह उनसे कुछ कहना चाहती है। वह जानते हैं क्या कहना चाह रही होगी भागवंती उनसे। कहना तो उन्हें भी बहुत कुछ है भागवंती से। तब भी माफ़ी मांगनी थी उससे और आज भी उसी बात के लिए माफ़ी मांगनी है। काश वह अपने मन की बात कह पाते जब कहने की सचमुच ज़रूरत थी। तब भी उसका हाथ थामकर कभी कह नहीं पाए वह कि अब सब कुछ उनके हाथ से बाहर जा चुका है और वे उसके लिए कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी और सब कुछ जानते हुए भी काश भागवंती के लिए कुछ और कर पाते तो उनका गला भर आया है। रुलाई रोके नहीं रुक पा रही है। वह कंधा मोड़कर करवट लेकर लेट गए हैं। उन्होंने दूसरी बाह से मुंह ढाँप लिया है। अचानक वह फपक कर रो पड़े हैं। मुझे माफ़ कर देना भागवंती, मैं उन राक्षसों के चंगुल से तुम्हें नहीं निकाल पाया। काश मैं कुछ कर पाता। हे भगवान, मैं अपने बच्चों को अपनी ही माँ की लाश की नीलामी करते देखने से पहले ही मर क्यों नहीं गया। वह हिचकियाँ लेते रो रहे हैं और रोते रोते खुद को कोस रहे हैं। उन्होंने खुद को रोने के लिए ढीला छोड़ दिया है। भागवंती के जाने के बाद आज वह पहली बार खुलकर रो रहे हैं। पता नहीं कितने आंसू अटके हुए थे उनकी आंखों में कि खत्म होने में ही नहीं आते। क्या से क्या हो गया जीवन इस संध्या बेला में। रोने से उनका पूरा शरीर हिल रहा है। तभी वे अपने कंधे पर एक मजबूत लेकिन प्यार भरा हाथ महसूस करते हैं। ये हाथ हौले हौले थपकी कर उन्हें दिलासा दे रहा है। वह हौले से करवट बदलकर हाथ वाले आदमी को देखते हैं। सामने एक बहुत ही मजबूत और सुंदर बुढ़ा खड़ा है। आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट है। वह उनकी तरफ मुस्कुराकर देखता है, सिर हिलाता है और एक बार फिर कंधा थपथपाकर दिलासा देता है। वह उठ बैठे हैं। वहाँ से अपनी आंखें पोंछी है। उन्हें इस तरह किसी का बिन बताए कमरे में आना अच्छा नहीं लगा है। उनकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा है, वह बिन बुलाए मेहमान। मर्द नहीं रोते। वह झेंप कर रह गए हैं। कुछ जवाब नहीं दे पाते। अलबत्ता आंसू पोंछ लिए हैं उन्होंने और उसे बैठने का इशारा किया है। पूछ रहा है, वह सुदर्शन बुड्ढा बीवी थी। वह आंसू पोंछते हुए सिर हिलाकर इशारा करते हैं, हाँ। बीमार थी। वह सिर हिलाकर इशारा करते हैं, हाँ। सामने वाला बुड्ढा कह रहा है, समझता हूँ, मैं ये तकलीफ़ खूब समझता हूँ। बच्चों से नहीं पड़ती होगी इसलिए। वह सिर झुका देते हैं। ये आदमी तो कोई सिद्ध पुरुष लगता है। कितने कम शब्दों में बात कह सुन रहा है। उन्हें जवाब में कोई शब्द सूझते ही नहीं। बुढ़ा आदमी कह रहा है, मुझे क्लर्क ने बताया आपके बारे में, ये भी कि आपने उसे काफ़ी पैसे दे दिए हैं। बेचारा परेशान हो रहा था कि कहीं बाद में कोई लफड़ा न हो जाए। मैंने उसे समझा दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वह आंखों ही आंखों में मेहमान का आभार मानते हैं, कहते कुछ नहीं। अरे, मैंने अपने बारे में तो आपको बताया ही नहीं। आपके बारे में तो मुझे जानकारी मिल ही चुकी है इससे पहले कि वे पूछ पाए। कैसे कि उन्होंने खुद ही आश्वस्त कर दिया है। आपका फार्म तो मुझे क्लर्क ने दिखा ही दिया था। वह उनकी तरफ सवालिया निगाहों से देखते हैं। वह बता रहे हैं,
मैं चंद्रभान हूँ। काफ़ी कुछ था मेरे पास भी, लेकिन मेरे बच्चों और बहुओं को मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं मरूंगा भी या नहीं, और शायद मरने पर सारी दौलत साथ लेकर जाऊंगा। मैं अपनी चारपाई की नियति जानता था। पता था मुझे एक दिन मेरी चारपाई मेरे अपने लंबे चौड़े घर की सीढ़ियों के नीचे आनी ही है। मैं उस दिन का इंतज़ार करने की बजाय यहाँ आ गया। पहले मोहवश दुखी होता रहता था, लेकिन अब किसी से कोई शिकायत नहीं है मुझे। यहाँ सब अपने से लगते हैं, कोई किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, इसलिए शिकायत भी नहीं करता। कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी के काम आता रहूँ। इस दिल ने अपने लिए जितना धड़कना था धड़क लिया, अब दूसरों के लिए भी थोड़ा धड़क ले। शायद उम्र का तकाजा है, इसलिए सबका सम्मान मिला हुआ है। कभी कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताइए, साथ वाले कमरे में ही हूँ। वह समझ गए हैं, वह यहाँ अपनी तरह के अकेले नहीं हैं। चंद्रभान और उनका दुख साझा है। हो सकता है और भी हो इस तरह के लोग, वह भी देर सबेर इस माहौल में रम जाएंगे। उन्हें भी किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। उनके जीवन का भी यही दर्शन हो जाएगा। वह धीरे धीरे खुलते हैं। यहाँ किस किस्म के लोग हैं ज़्यादातर? चंद्रभान हंसते हैं। बूढ़े तो सारे ही हैं हमारी तरह, कुछ कम और कुछ ज़्यादा, कुछ बीमार है और कुछ ठीक भी है मेरी तरह। वह अचानक गंभीर हो गए हैं। कुछ लोगों का दुनिया में कोई नहीं है, दूसरों के रहमो करम पर जी रहे हैं बेचारे, दिन गिन रहे हैं किसी तरह। लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जिनके भरे पूरे परिवार हैं। लेकिन अफसोस, इन बुजुर्गों के लिए न तो वक्त है उनके पास और न परवाह ही है। एक और संकट है ऐसे लोगों के साथ। वह यहाँ आ तो गए हैं घर वालों से परेशान होकर, लेकिन उनके मोह से मुक्त नहीं हो पाते। बेचारे बहुत मुश्किल से वक्त काट पाते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उनसे मिलने अब कोई भी नहीं आएगा, फिर भी सारे दिन दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं कि शायद कोई आ जाए। कई बार भूले भटके एकाध मिलने वाला आ भी जाता है। वह पूछते हैं तो कुल मिलाकर यहाँ लोग परेशान ही रहते हैं। सारे ऐसे नहीं हैं, आपस में किसी तरह टाइम पास कर ही लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि किसी को सुनने वाला कोई नहीं है। कोई सुनता नहीं था, इसलिए यहाँ आए थे। और यहाँ तो कोई भी किसी की कहाँ तक सुने। सबके सब तो भीतर तक भरे पड़े हैं। सबको अपनी अपनी बात कहनी है, सुनना कोई नहीं चाहता। उम्र बढ़ने के साथ ऐसा हो जाता है। खैर, धीरे धीरे आप अपने आप सब जान जाएंगे। वैसे मैं सुबह सैर पर जाया करता हूँ, दिन भर चुस्ती बनी रहती है। आप चलना चाहें तो जगह दिया करूँगा। वैसे यहाँ सुबह 7 से 8 कीर्तन भी होता है, शारीरिक व्यायाम भी और धर्म कर्म की बातें भी। एक आध घंटा टीवी पर भी लोग प्रवचन सुनते हैं। आपको जो पसंद हो वह इतना ही कह पाते हैं। जी शुक्रिया। दरअसल सैर पर मैं भी जाता हूँ, लेकिन मैं अकेले ही टहलना पसंद करता हूँ। और अब तो जब से वो गई है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। आप बुरा न माने, मैं आपको ज़्यादा कंपनी नहीं दे पाऊँगा। मुझे आपसे बात करना अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगेगा अपने आप को इस माहौल के हिसाब से ढालने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकता हूँ। फिर भी कभी भी मेरी सेवा की ज़रूरत हो तो साथ वाले कमरे में। जी शुक्रिया। आपका आना बहुत अच्छा लगा। चलता हूँ, मिलते रहेंगे। सवेरे सवेरे ही देवी दयाल जी आ गए हैं। साथ में एक और आदमी है। उस व्यक्ति को देखते ही वह समझ गए हैं कि ये आश्रम का ही कोई पदाधिकारी होगा। उनके दिए पैसों ने देवी दयाल जी को रात भर सोने नहीं दिया होगा, इसलिए सुबह सवेरे ही अपना सिर दर्द बांटने के लिए आश्रम के पदाधिकारी को लेते आए हैं। नए आदमी ने अपना परिचय दिया है। मेरा नाम श्रीकांत है। वैसे मैं कल शाम ही आपसे मिलने आ जाता, लेकिन एक काम में फंस गया, सो उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी है। वह समझ रहे हैं कि ये लोग सब कुछ उनसे ही कहलवाना चाह रहे हैं। वह भी अपनी ओर से अनजान बनते हुए कहते हैं, कहिए, मैं आपके लिए किस काम आ सकता हूँ? हमें अच्छा लगा है कि आपने अपने लिए हमारा आश्रम चुना है। हमारी कोशिश होगी कि आपको यहाँ किसी भी किस्म की तकलीफ़ न हो। श्रीकांत जी ने कहना जारी रखा।
दरअसल देवी दयाल जी ने जब आपका भरा हुआ फॉर्म मुझे दिखाया और आपके दिए पैसे जमा करने के लिए दिए तो एक बार तो मैं भी सकैते में आ गया। मुझे लगा पैसे जमा कराने से पहले एक बार आपसे मिल लेना ठीक रहेगा। वैसे भी आपका एक अलग ही तरह का मामला है और कमेटी की मीटिंग, मेरा मतलब वह उनके टफ चेहरे को देखकर हकला गया। आप अपनी बात पूरी कीजिए श्रीकांत जी, आप बुरा ना माने। दरअसल आज तक हमारे आश्रम में इस तरह की शर्तों के साथ रहने के लिए कोई भी नहीं आया। जो भी आते हैं अपने घर परिवार वालों के सताए हुए ही है, या वह लोग होते हैं जिनका दूर पास का ऐसा कोई अपना नहीं होता जो बुढ़ापे में उनका ख्याल रख सके। ज़्यादातर लोगों की तो माली हालत ही ऐसी नहीं होती कि यहाँ ढंग से रह ही पाए। ऐसे में आपके ये पैसे और किसी तकलीफ़ की हालत में आपके घर वालों को न बताना, मेरा मतलब, देखिए श्रीकांत जी, मैं आपकी तकलीफ़ समझ रहा हूँ, जानता हूँ आपकी भी मजबूरियाँ हैं और देवी दयाल जी का भी सोचना एक तरह से ठीक ही है। उन्होंने दोनों का ही आश्वासन करना चाहा है। एक काम कीजिए आप कि आपके जितने भी सवाल हैं या परेशानियां हैं मेरे यहाँ इस तरह से रहने को लेकर आप मुझे एक साथ बता दीजिए ताकि मैं आपकी तसल्ली कर सकूं। ना ना, आपके रहने से भला हमें क्यों तकलीफ़ होने लगी जी। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम समाज सेवा से जुड़े सीधे साधे आदमी हैं, किसी भी तरह की कानूनी पेचीदगियों से बचना चाहते हैं। हमें पता है आप जैसे नेक और शरीफ आदमी से हमें कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन हम आपके घर वालों को तो नहीं जानते। हमें ये भी पता नहीं कि आप यहाँ किन वजहों से रहने आए हैं। कल को आपके घर वालों ने कोई ऐसी कानूनी अड़चन खड़ी कर दी तो हम तो मुफ्त में ही मारे जाएंगे। कैसी अड़चन? उन्होंने जानना चाहा है। भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, हम तो आप ही के दिए आदेश मानेंगे, लेकिन कहीं कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा वगैरह हुआ जिसकी वजह से आप अपने घर वालों से रूठ कर यहाँ आए हैं तो हमें तो सीधे अंदर करवा देंगे आपके घर वाले। आप हमारी हालत समझने की कोशिश करें। देखिए श्रीकांत जी, आपकी सारी बातें मेरी समझ में आ गई है और ये भी कि आप किसी भी तरह की कानूनी उलझन से अपने आप को और इस आश्रम को बचाना चाहेंगे। मैं चाहूँ तो आपसे झूठ भी बोल सकता हूँ कि इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और कि मुझसे इस उम्र में अपना ख्याल नहीं रखा जा रहा था और अकेले रहते रहते थक गया था, इसलिए अपनी उम्र के लोगों के बीच यहाँ रहने चला आया हूँ। लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। वह थोड़ा रुके हैं, फिर आगे कहना शुरू किया है उन्होंने। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी बीवी गुजर गई है। हम लोगों का 53 साल का संग साथ था। वैसे तो हम दोनों ही उम्र के उस दौर में थे कि आगे पीछे जाना तय ही था। बेशक उसकी मौत के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर ही लिया था, लेकिन उस बेचारी की मौत के बाद मुझे अपने ही घर में जो कुछ देखना पड़ा उससे मेरा सब रिश्तों से मोह भंग हो चुका है। मेरे लिए अब सब जीते जी मर चुके हैं और मैं उनके लिए मर चुका हूँ। किसी को भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ और कैसे हूँ भी या नहीं, किसी को खबर नहीं है। बाकी रही बात मेरी वजह से आश्रम को होने वाली परेशानियों की, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे यहाँ रहने की कोई शर्त नहीं है। मैं आप लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ़ में नहीं डालूँगा। आप जहाँ कहेंगे, जिस कागज़ पर कहेंगे साइन कर दूँगा। किसी वकील के सामने कराएंगे तो वो भी कर दूँगा। बस इतनी इल्तिजा है कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए। आप फिक्र न करें, मैं अपने पैसों के बदले न तो कोई ख़ास फरमाइश करूँगा और न ही किसी से इसका जिक्र भी करूँगा। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ रहने से आपको परेशानियाँ ही होगी तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। मेरे पास है ही क्या, 4 जोड़ी कपड़े और ये 2-4 किताबें। आप नहीं रहने देंगे तो खड़े खड़े कमरा खाली कर दूँगा। इतनी बड़ी दुनिया में कहीं तो बाकी वक्त गुजारने के लिए जगह मिल ही जाएगी। और कुछ? अरे नहीं साहब, आप क्या बात कर रहे हैं, हमें आपकी सारी बातों पर यकीन हो गया है। श्रीकांत जी घिघियाए हैं। आप आराम से रहिए यहाँ। अब आप जो कुछ बता रहे हैं और जिस तरह से बता रहे हैं
हमारे पास पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं रह जाता। हम बस यही चाहते हैं कि हम किसी कानूनी पचड़े में न पड़े। आप लंबी उम्र पाएं और आपकी सेहत बनी रहे। हमारी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि अगर यहाँ कोई अपनी उम्र के इस दौर का वक्त सुकून से गुजार पाता है और उसमें हम सबब बन पाते हैं, तो हमारे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। श्रीकांत जी ने हथियार डाल दिए हैं। अब हम चलते हैं। आपसे मिलकर सारी बातें साफ हो गई। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे कहें। देवी दयाल जी यहाँ है ही सही, बीच बीच में मैं भी आता रहता हूँ। नहीं, मुझे वैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, होगी तो ज़रूर बताऊँगा। और दोनों उनसे इजाज़त लेकर चले गए हैं। रामदत्त जी ने राहत की सांस ली है। उनकी बहुत बड़ी समस्या हल हो गई है। उन्हें पता भी नहीं चला है और वे यहाँ के सबसे अधिक महत्वपूर्ण नागरिक बनते चले गए हैं। कहाँ तो अपना भरा पूरा परिवार एक ही झटके में इसलिए छोड़कर आ गए थे कि वहाँ उन्हें कोई दो कौड़ी को नहीं पूछता था। जिंदगी भर खटते हुए जो थोड़ी बहुत इज्जत बनाई थी, वह सब धूल में मिल रही थी और यहाँ आते ही उन्हें सबने सिर आंखों पर बिठा लिया है। चंद्रभान जी उन्हें बता रहे थे कि उनका कम बोलना, अपने काम से काम रखना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हाय तौबा न मचाना, पढ़ने लिखने में वक्त गुजारना वगैरह कई ऐसी बातें हैं जिसने उन्हें यहाँ का हीरो बना दिया है। उनकी जिस बात ने सबको आतंकित करने की हद तक डरा सहमा दिया है और उनका भक्त बना दिया है, वह है उनका मजबूत आर्थिक पक्ष और अपनी मन मर्जी से उनका यहाँ आना। वे न तो अपने घर वालों द्वारा सताए जाने के कारण यहाँ आए हैं और न ही उनके घर वाले ही उन्हें लावारिस की तरह अपनी मौत का इंतज़ार करने के लिए यहाँ डालकर गए हैं। ये सारी बातें यहाँ एक साथ पहली बार हो रही है, इसलिए यहाँ के लोग मन ही मन उन्हें ईर्ष्या और आदर के भाव से देखने लगे हैं, चाहने लगे हैं। काश उनके हिस्से में भी इतना आत्मसम्मान और बेफिक्री आ पाते। अब वह सबको कैसे बताएं कि इस झूठी और बेमतलब की शान के लिए उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। कई बार वे खुद भी यहाँ रहने वाले बुड्ढों को देखते हैं और उनके जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। कई बार सोचते हैं कि उन्हें पता होता तो पहले ही यहाँ आ गए होते, तो कम से कम भागवंती को तो मरने से बचा सकते थे। संध्या आश्रम में अब उनका मन लगने लगा है। अपने आप को उन्होंने यहाँ के शेड्यूल के हिसाब से ढाल लिया है। हालांकि यहाँ की गतिविधियाँ इतनी सीमित है कि खाली बैठे बैठे किसी भी भले आदमी का दिमाग खराब हो जाए। बेशक यहाँ टीवी है, कैरम बोर्ड है, ताश है, शतरंज और किताबें, अखबार और दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो देर तक आपको बांधे रख सके। एक ऊब के बाद दूसरी ऊब शुरू हो जाती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात तो यह है यहाँ पर कि हर चीज़ के साथ एक लंबा इंतज़ार जुड़ा हुआ है। सबके सब आश्रमवासी अपने आप को किसी ऐसे कस्बे के स्टेशन पर बैठा हुआ महसूस करते हैं जहाँ से दिन भर में इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही गुजरती हो। एक गाड़ी के गुजरते ही मानो दूसरी गाड़ी का इंतज़ार शुरू हो जाता है। जाना बेशक किसी को कहीं भी नहीं है और न किसी को आना ही है। सबके सब हर वक्त एक अनाम और अंतहीन इंतज़ार में बैठे रहते हैं। नीचाट और बेमतलब का इंतज़ार, सुबह होने का इंतज़ार, फिर नाश्ते का इंतज़ार, फिर टीवी रूम खुलने का इंतज़ार। कुछ लोगों ने 11 बजे की चाय के इंतज़ार को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रखा है। ऐसे लोगों में ज़्यादातर बाबू किस्म के वे लोग हैं जो ठीक 11 बजे चाय और ठीक 1 बजे खाना खाने को ही अपनी पूरी ज़िंदगी का अनुशासन मानकर चलते रहे हैं। बेचारे 9:30 बजे से ही 11 बजे की चाय के लिए इंतज़ार में बैठ जाते हैं। इधर उधर होते रहते हैं। चाय निपटी नहीं होती कि दोपहर का खाना का इंतज़ार शुरू हो जाता है। ज़्यादातर बूढ़े दोपहर को झपकी लेने के आदी है। उनके लिए मुश्किल नहीं होती, लेकिन जो सो नहीं पाते उनके लिए शाम की चाय के वक्त का इंतज़ार बहुत भारी गुजरता है। फिर रात के खाने का इंतज़ार। ये इंतज़ार तो ऐसे है जो कमोबेश हर एक के साथ जुड़े हैं। इनके अलावा अलग अलग आश्रमवासियों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यक्तिगत स्तर के जो इंतज़ार जोड़ रखे हैं वह अलग है। किसी को डाकिए का या कुरियर का इंतज़ार रहता है जो लगातार बना ही रहता है और कई बार तो दिनों दिन चलता ही रहता है। आंखें पथरा जाती है उनकी।
लेकिन इंतज़ार है कि ख़त्म होने में ही नहीं आता है। किसी ने कहीं से कोई दवा मंगवा रखी है, अब तक आ जानी चाहिए थी। किसी ने क्रॉसवर्ड भरकर भेजा हुआ है, तो किसी को किसी खास दोस्त के खत का इंतज़ार है। सबसे तकलीफ़देह इंतज़ार होता है अपने सगे लोगों के आने का। कोई नहीं आता। तीज त्यौहार के खास मौक़ों पर भी कोई नहीं आता। आने की खबर भी नहीं आती। बाकी सारे इंतज़ार आने वाले दिन पर टाले जा सकते हैं। दवा अगले दिन भी आ सकती है। क्रॉसवर्ड जीतने वालों में नाम न भी आए तो भी चलेगा, लेकिन किसी सगे का वायदा करके भी न आना यहाँ के रहने वालों को पूरी तरह से तोड़ जाता है। वह डर के मारे दोपहर में सो नहीं पाते कि कहीं ऐसा न हो कि आने वाला आकर उन्हें सोया पाकर बिना मिले लौट न जाए। बहुत तकलीफ़देह होता है ये इंतज़ार। सबसे ज़्यादा त्रासद और खालीपन से भर देने वाला, इन सबसे बड़ी और उबा देने वाली तकलीफ़ यह है कि किसी के पास भी करने धरने को कुछ भी काम नहीं है। अब करे भी तो क्या ये बूढ़े, बीमार और लाचार आदमी? बेशक अपने सारे काम रोते कलपते खुद ही करते हैं, लेकिन कोई भी तो काम ऐसा नहीं होता जो उन्हें दिन भर उलझाए रखे। हर वक्त खाली बैठे रहने से जीवन और मुश्किल लगने लगता है। लेकिन रामदत्त जी को ये सारी बातें परेशान नहीं करती। वह कई मामलों में इन सबसे परे हैं। उन्हें किसी का भी इंतज़ार नहीं, किसी भी चीज़ के, रिश्ते के और संबंधों के मोह से वह पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने समय गुजारने का भी ठीक ठाक सिलसिला खोज लिया है। पहले तो बारी बारी से इन सारी चीज़ों को देखते परखते रहे। अपने आप को पूरी तरह भुलाए रखने के लिए जबरन किसी भी काम में मन लगाने की असफल कोशिश करते रहे। हमेशा ऐसे काम चुनते रहे जिसमें किसी और से कम संवाद करना पड़े या बिल्कुल ही न करना पड़े। वह बेशक काफ़ी हद तक भागवंती के सदमे से अब उबर चुके हैं, लेकिन बिना ज़रूरत सिर्फ बोलने के लिए बोलना उन्हें अब भी बहुत अखरता है। कभी वे आश्रम के पौधों को पानी देकर तसल्ली पा लेते हैं, तो कभी देवी दयाल की मदद कर देते हैं हिसाब किताब में। फिर रसोई है, किताबें हैं, अखबार है, सफाई है, सुबह की लंबी सैर तो है ही। वक्त ठीक ठाक तरीके से गुजर ही जाता है। पिछले दिनों से उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है, जिससे उनका खुद का समय तो बेहतर तरीके से गुजरने ही लगा है। बाकी लोगों को भी इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। उन्होंने पाया था कि आश्रम के पुस्तकालय में गिनी चुनी किताबें ही थी, ज़्यादातर दान में मिली हुई या कबाड़ी से रद्दी में खरीदी हुई। उन्होंने भाग दौड़ करके इस बात का इंतज़ाम करा लिया है कि शहर की पब्लिक लाइब्रेरी के चलते फिरते पुस्तकालय की गाड़ी हफ्ते में एक बार आधे घंटे के लिए आश्रम के गेट पर भी आए। शुरू में तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन उनके और चंद्रभान जी के कहने पर कई बुड्ढों ने किताबों में दिलचस्पी दिखाई और धीरे धीरे किताबें जारी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। वह खुद मोटी मोटी किताबें पढ़ना ही पसंद करते हैं। संत महात्माओं के जीवन चरित्र, महापुरुषों की आत्मकथाएं या ऐसी ही किताबें जो देर तक साथ दे सके। अच्छा समय गुजर जाता है किताबों की सोहबत में उनका। वह अफसोस भी करते हैं कि पहले किताबों की शरण में क्यों नहीं आए। पता नहीं कैसे होता चला गया ये सब कि वे जिस एकांत की तलाश में यहाँ आए थे, अब दिनों दिन दुर्लभ होता जा रहा है। वह तो यहाँ आते समय हर तरह के रिश्ते नाते और मोह पास तोड़ आए थे, और यह मुसीबत उनके गले पड़ गई है कि बैठे बिठाए सबके सलाहकार बनते चले जा रहे हैं। जिस किसी को किसी भी मामले में किसी भी तरह की सलाह लेनी होती है तो बेखटके चला आता है उनके कमरे में। किसी ने संपादक के नाम पत्र लिखा होता है, भेजने से पहले उसे सुनाना होता है, तो किसी ने अपना लिखा कुछ और सुनाना होता है। कभी रसोई का कोई मामला अटक जाता है, तो कभी कोई और मुसीबत सिर उठाकर खड़ी हो जाती है, जिस पर उन्हें अपनी राय देनी पड़ जाती है। और कुछ नहीं तो किसी न किसी के पास कहने के लिए इतना कुछ होता है कि उनसे बेहतर श्रोता और कौन मिलेगा, जो चुपचाप सुन लेता है और बदले में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सुनाता। कई बार उन्हें हंसी भी आती है और तकलीफ भी होती है यहाँ रह रहे बेचारे बूढ़ों की ज़िंदगी देखकर। ज़्यादातर बूढ़े बेचारे अभावों में ही जी रहे हैं। ठीक ठाक पैसे होते तो घरों से धकियाए ही क्यों जाते। इसके बावजूद वह इस बात को देखकर दंग भी है और खुश भी कि दूसरों के रहमो करम पर पलने के बावजूद वह अपने बचे खुचे आत्मसम्मान के लिए लड़ मरने पर उतारू हो जाते हैं। शायद इसी से उन्हें जीवन शक्ति मिलती है। उन्हें चंद्रभान ने बताया था
कि यहाँ का सबसे पुराना बासिंदा मेघनाथ दुनिया में बिल्कुल अकेला है, कोई नहीं है उसका, और उसके खर्चे के लिए पैसे लंदन से एक संस्था भेजती है। ऐसे कम से कम 5 लोग हैं यहाँ जिनका खर्च वह संस्था उठाती है। लेकिन मजाल है वह या कोई और इस बात को जुबान पर ले आए। जब आप उससे बात करेंगे तो वह यही बताएगा कि उसका भरा पूरा घर परिवार है, उसके भाई भतीजे और बाकी सारे नाते रिश्तेदार दुनिया भर के देशों में शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। अपनी यहाँ की दर बदर ज़िंदगी को वह ये कहकर जस्टिफाई करता है कि उसे अपना देश छोड़कर कहीं भी रहना रास नहीं आता, वह यहीं भले। मेघनाथ के ठीक विपरीत अर्जुनलाल जोशी है, राजस्थान की तरफ के हैं। घर पर सब है, बीवी बच्चे भाई और दूसरे रिश्तेदार, सबके अपने अपने काम धंधे हैं। खूब पैसे वाले हैं वह लोग, लेकिन इन्हें कोई 2 कौड़ी को नहीं पूछता। कब से दूसरों के रहमो करम पर पड़े हुए हैं। बहुत हुआ तो होली दिवाली पर एक आध खत या मिठाई का डिब्बा आ जाएगा, बस, और कोई संबंध नहीं। वह भी अपनी तरफ से सबका तर्पण कर चुके हैं और यही कहते हैं कि कोई नहीं है उनका। दोनों एक दूसरे के विपरीत झूठ ओढ़े जी रहे हैं और दोनों ही जानते हैं कि वे कितने अकेले और तन्हा है और कितना बेमतलब की ज़िंदगी जी रहे हैं। वे अपने कमरे में लेटे आराम कर रहे हैं, तभी वर्मा जी चले आए हैं। उन्हें ये आदमी हमेशा जीवन से हारा हुआ लगा है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इस व्यक्ति को ज़माने भर से शिकायत न हो। वर्मा जी को देखते ही वे समझ गए हैं कि आने वाला पूरा 1 घंटा वर्मा जी की लंत रानियाँ सुनते बीतेगा। आइए, कैसे हैं वर्मा जी? आपकी तबीयत कैसी है? वह उनका स्वागत करते हैं। ठीक हूँ, कल रात सो नहीं पाया था, पेट में गैस के गोले से उठ रहे थे, बहुत परेशानी हुई। अरे मुझे जगा दिया होता, यही तो तकलीफ़ है। किसी को जगाओ तो उसकी भी रात खराब करो। अब तो जी जैसे तैसे कट रही है, दिन गिन रहे हैं। ऐसा मत कहिए वर्मा जी, जब तक जान है जहान है। अगर हम इसी तरह से हिम्मत हार कर दिन गिनने की बात करते रहें तो न तो आज का दिन भोग पाएंगे और न ही कल का। अजी आप भोगने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो जिस पर बीतती है वही जानता है। मैं कब आपकी तकलीफ़ कम करके बता रहा हूँ। मैं तो अब उम्र है तो शरीर में भी अपने हिसाब से टूट फूट चलती ही रहती है। वर्मा जी बड़बड़ाने लगे हैं। पता नहीं कौन से पाप किए थे, सब कुछ होते हुए भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। वह पूछते हैं, आपने मुझसे कुछ कहा वर्मा जी? थके हारे जवाब देते हैं, अब कहने लायक रहा ही क्या है। आपको पता है कि मेरा भरा पूरा घर बार है, मेरा खुद का बनवाया हुआ आलीशान बंगला है। मैं अकाउंट ऑफिसर था मिनिस्ट्री में, सब कुछ बनवाया, बच्चों के हवाले कर दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन मैं ही फालतू हो जाऊंगा। तिनका तिनका जोड़कर जो कुछ बनाया था उसे अब भोग रहे हैं वो और मैं। यहाँ रात भर तड़पता रहता हूँ, कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं होता। वह न चाहते हुए भी उन्हें समझाते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊं वर्मा जी? बहुत ही छोटी सी कहानी है। वर्मा जी भड़क गए हैं। आप तो बच्चों की तरह बहलाने लगे। चलिए सुनाइए कहानी। जाने दीजिए कहानी, कोई और बात करते हैं। उन्होंने बात बदल दी है। अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, या तो बच्चों को सब कुछ सौंपिए मत, और सब कुछ सौंप दिया तो बच्चों से जितनी कम उम्मीद रखेंगे उतने ही सुखी रहेंगे। तब दुनिया बेहतर और जीने लायक नज़र आएगी। लेकिन वर्मा जी निराश ही लग रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? वे समझाते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम अपना सब कुछ बच्चों को सौंप तो देते हैं, लेकिन अपने पास एक ही हक नहीं रखते हैं कि हम पूरे वजन के साथ अपनी बात कह सके। उनके कान पकड़ने का हक अपने पास रखते तो न आप घर बार होते हुए अपने घर से बाहर होते, और न मैं यहाँ अपना बुढ़ापा खराब कर रहा होता। हमने और आपने एक बार वक्त रहते अपने बेटे या बहू का कान पकड़ा होता तो। वर्मा जी सहमत होते हुए कह रहे हैं, बात तो आपने बहुत काम की कही है जी, लेकिन ये जो पीढ़ी है ना, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अब मेरी ही बात लो। मेरी बहुओं ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे बेटे मुंह में दही रखे देखते रहे, चूं तक नहीं निकाली। लेकिन माफ़ करना, आपकी अपनी कहानी इससे जुदा है क्या?
वे हंसकर कहते हैं, मैंने कब कहा, इस सब में मैं भी इतना ही शामिल हूँ जितने आप हैं। मेरी बात मानिए वर्मा जी, अब तो हम आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गए हैं, तो क्यों जी जला रहे हैं? होने दो जो होता है। हमने अपने लिए जितना जीना था जी लिए, अब आराम से बाकी दिन काटें। जितना अपनी बीमारियों के बारे में सोचेंगे उतना वह और सताएगी। वर्मा जी ठंडी सांस भरते हुए कह रहे हैं, ठीक कहते हैं आप, ऐसा करना तो चाहिए, हो ही नहीं पाता। चलता हूँ, दवा का टाइम हो रहा है। रामदत्त जी सुबह की सैर के लिए निकलने ही वाले हैं कि किसी ने बताया है एक आश्रमवासी की मृत्यु हो गई है। बेचारा कब से बीमार चल रहा था, कल शाम ही उसे अस्पताल भर्ती कराया गया था। अभी अभी खबर मिली है कि वह खबर देने वाले के साथ ऑफिस तक गए हैं। बाकी लोग उनसे पहले वहां पहुंच चुके हैं। देवी दयाल जी फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं। घर पर खबर कर दी गई है उनके। रामदत्त जी पूछ रहे हैं, जी जब तक बीमार थे मैं लगातार बताता रहा और वहाँ से यही खबर मिलती रही कि आ रहे हैं आ रहे हैं। इस बीच कितनी बार तो फ़ोन कर चुका हूँ। कल जब अस्पताल में भर्ती कराने लेकर गए थे तो भी फ़ोन पर बता दिया था। हर बार वह यही बताते रहे कि पहुँच रहे हैं। अस्पताल में 10 तरह के झंझट होते हैं, पैसों की ज़रूरत पड़ती है और ये लोग तो सब कुछ हम पर छोड़कर फ्री हो जाते हैं। देवी दयाल जी की ये भड़ास और कुछ नहीं, उनकी फालतू की भाग दौड़ और उससे उपजी ऊब है। वह इसी तरह से झल्लाए हुए हैं। कहाँ हैं उनके बच्चे? रामदत्त जी पूछते हैं। पूना में हैं, वहीं का नंबर मिल रहा था, मिल नहीं रहा है। देवी दयाल जी बताते हैं। चंद्रभान जी ने बीच में कहना शुरू कर दिया है, अजी क्या बताएं, पहले भी बेचारा कई बार बीमार पड़ता रहा है। हर बार यही होता है। आश्रम के कायदों के अनुसार ज़्यादा बीमार आदमी को अस्पताल या घर भिजवाना होता है, लेकिन इस बेचारे को कोई लेने ही नहीं आता। आज आखिर मुक्त हो ही गया। इसका तो फिर भी ठीक है कि घर से ड्राफ्ट तो आता रहता था। कुछ लोग कोई और बता रहा है कराने आए थे। ये इतनी लंबी गाड़ी में बूढ़ा बेचारा हफ्ते भर में ही भगवान को प्यारा हो गया। जब घर पर खबर भिजवाने की कोशिश की गई तो पता चला था कि वह लोग घर का पता ही गलत दे गए थे। क्या करते? पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद हम सब ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया था। बहुत विचित्र है जीवन भी, कैसे कैसे लोग बसते हैं यहाँ। अपने माँ बाप के प्रति इस तरह का व्यवहार, नरक में जगह नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को। किसी और ने अपने आक्रोश को वाणी दी है। चंद्रभान जी उसे समझा रहे हैं, अरे भाई फिलहाल हम उसे देखें जो गुजर गया है, पहले हम देखें कि क्या करें इसका। अब बेचारा आखिरी वक्त तक बच्चों की राह देखता रहा, ये तो बहुत गलत हुआ। खैर वैसे भी बहुत तकलीफ़ पा रहा था, एक तरह से मुक्त ही हो गया। लाओ मुझे फ़ोन दो, मैं देखता हूँ। रामदत्त जी कहते हैं। सब लोग उनके आसपास खड़े हैं। रामदत्त जी उसके घर का नंबर मिला रहे हैं। नंबर मिल गया है। सुनिए, मैं बम्बई से संध्या वृद्धाश्रम से बोल रहा हूँ। हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि आपके पिताजी की तबीयत खराब चल रही है। थोड़ी देर पहले उनका देहांत हो गया है। डेड बॉडी अभी भी अस्पताल में पड़ी हुई है। बताइए क्या करना है? वे दूसरी तरफ से कही गई बात सुन रहे हैं। 2 बार हाँ हूँ कहते हैं, फिर धीरे से फ़ोन रख देते हैं। फ़ोन रखने के बाद वह सिर झुकाकर एक खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए हैं। एकदम सन्नाटा पसर गया है कमरे में। तभी चंद्रभान उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछ रहे हैं, क्या हुआ? शून्य में देखते हुए वह हौले से बताते हैं, लड़का था उनका। कहने लगा, अब डेथ हो ही चुकी है, आप लोग अंतिम संस्कार कर दीजिए, मैं सारे खर्च का ड्राफ्ट भिजवा दूंगा। अचानक वह देवी दयाल जी की तरफ मुड़े हैं। डेड बॉडी कैसे मिलेगी? वो तो मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें यहीं से भर्ती कराया गया था। पहले भी एक आध केस ऐसा हो चुका है। तब आप ऐसा करो, वहीं से उनके अंतिम संस्कार के लिए इंतज़ाम कर दो, जो भी इंतज़ाम करने हैं, सब वाहिनी वगैरह। और देवी दयाल जी उनके वाक्य पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि चंद्रभान बीच में टोक देते हैं, आप फिक्र न करें, देवी दयाल जी को सब पता है। अब तक तो कितनी बार बेचारे ये सब कर चुके हैं। मरता किसी और का बाप है और सारे क्रियाकर्म इन्हें ही निपटाने पड़ते हैं। वह चुपचाप सुन रहे हैं।
चंद्रभान जी देवी दयाल जी को सारी बातें समझा रहे हैं। रामदत्त जी को अचानक कुछ होने लगा है। उन्हें कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया है। वे कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं और कुछ सोच भी नहीं पा रहे। उन्हें लग रहा है कहीं कुछ बहुत गलत हो गया है। दूसरी बार, 50वीं बार, 1000वीं बार, कई कई बार हुआ है ये गलत, उन्हीं के साथ, दुनिया के सब बूढ़ों के साथ। हालांकि वह मरने वाले को ढंग से जानते भी नहीं थे, उसके बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी उन्हें लग रहा है उस आदमी ने फ़ोन पर जो कुछ भी कहा इससे पहले भी कभी उनसे भी कहा जा चुका है, या कहा गया होगा, या कहा जाता। सिर्फ उनसे ही नहीं, हर बूढ़े से, हर बीमार से और हर आर्थिक रूप से कमज़ोर आदमी से। उन्हें लग रहा है कि दुनिया भर के ऐसे सभी अभिशप्त बूढ़े और लाचार बाप अभी और इसी वक्त मर गए हैं, और उन सब की लावारिस लाशें अंतिम संस्कार के इंतज़ार में हर अस्पताल के हर कमरे में, हर बेड पर, हर आश्रम में, हर घर के बाहर और हर शहर के हर चौराहे पर पड़ी हुई है। लाखों करोड़ों लाशें जिनकी पथराई आंखों में अभी भी एक अविश्वसनीय सा इंतज़ार अटका हुआ नज़र आ रहा है। ये लाशें सदियों से यूं ही अंतिम संस्कार के इंतज़ार में पड़ी हुई है, और जिन्हें मुखाग्नि देनी है वह सबके सब विदेशी दौरों पर गए हुए हैं, 5 तारा होटलों में बड़े बड़े सौदे पटा रहे हैं, अर्जेंट मीटिंगों में व्यस्त है, ब्रीफ केसों का आदान प्रदान कर रहे हैं। और उनकी सेक्रेटरी बता रही है कि साहब अभी बिजी है। वह ये भी बताती है कि साहब को उनके फादर की डेथ की सैड न्यूज़ दे दी गई है, और साहब की तरफ से एक आउटसाइड एजेंसी को फ़ोन कर दिया गया है अंतिम संस्कार कर जाने के लिए। वह लोग बस आते ही होंगे। पेमेंट की चिंता न करें, कंपनी के अकाउंट से कर दिया जाएगा। वह देखते हैं कि इन लाखों करोड़ों लाशों में से एक लाश उनकी खुद की भी है। एक अकेला देवी दयाल है जिसके जिम्मे ऐसे सभी बापों का अंतिम संस्कार करना है। वह भाग भाग कर लाइन में पड़ी हजारों लाखों करोड़ों लाशों को मुखाग्नि दे रहा है। उसका चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया है और थकान के मारे उसका बुरा हाल है। वह देवी दयाल की तरफ देखते हैं। अचानक उन्हें लगता है कि देवी दयाल भी उन्हीं की तरह देख रहा है। वह कुछ पूछ रहा है, पता नहीं क्या पूछा है उसने, लेकिन उन्हें यही सुनाई दिया है कि वह उनसे तैयार होने के लिए कह रहा है, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए अगला नंबर उन्हीं का है। देवी दयाल के पास समय बहुत कम है और काम बहुत है। उन्हें लगता है देवी दयाल और इंतज़ार नहीं कर सकता, और कपाल क्रिया करने के लिए जलती हुई लकड़ी लेकर उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वह शक पकाकर पीछे हटे हैं। उन्हें समझ में नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। तभी चंद्रभान जी ने उन्हें संभाला है। पूछ रहे हैं, तबीयत तो ठीक है आपकी? वह चंद्रभान जी की तरफ मुड़ते हैं। हाँ, मैं ठीक हूँ, जरा कुछ सोचने लगा था। वह खुद को संभालते हैं। एक बार फिर देवी दयाल जी की तरफ देखना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। वह खड़े होते हैं और चंद्रभान जी से कहते हैं, चलिए, जब तक उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम हो हम एक चक्कर लगा आएं। चंद्रभान बिना कुछ बोले उनके साथ चल पड़े। ये पहली बार हो रहा है कि दोनों एक साथ शहर को जा रहे हैं। चंद्रभान साफ साफ देख रहे हैं कि वे गहरी उथल पुथल में से गुजर रहे हैं, और कुछ है जो उनके भीतर से बाहर आना चाह रहा है। वह सही शब्द और सही मौके का इंतज़ार में है। चंद्रभान उनके साथ साथ चुपचाप चल रहे हैं। तभी उनकी गहरी और सधी हुई आवाज़ गूंजती है, आपने कई बार मुझसे मेरे अतीत के बारे में जानना चाहा है। बेशक पहली बार के बाद आपने कभी कहा नहीं, लेकिन मैं जानता था कि आप और बाकी सब भी मेरे अतीत के बारे में, मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में हमेशा जानना चाहते थे। चंद्रभान उन्हें टोकना चाहते हैं, लेकिन वे हाथ के इशारे से मना कर देते हैं। नहीं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं आज अपने बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। मुझे यकीन है कि मेरी सारी बातें आप तक ही रहेगी। आज के इस हादसे के बाद मुझे लग रहा है कि मैं कम से कम किसी एक से तो अपनी बात कह ही जाऊं। सही व्यक्ति आप ही है। मुझे भी लावारिस ही मरना है, और जल्द ही एक दिन ऐसा आएगा कि देवी दयाल जी और आप सब ये सारे इंतज़ाम मेरे लिए कर रहे होंगे। मैं किसी भी गलत फहमी में आप सबको छोड़कर जाना नहीं चाहता। बेशक मैंने इस बात की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है कि मेरे मरने के बाद मेरे घर पर फ़ोन किया जाए और वहाँ से आप लोगों को इस तरह का कोई जवाब सुनना पड़े, या
लावारिस की तरह मेरी लाश को फूंकने के लिए चंदे का इंतज़ाम करना पड़े। मैंने सब इंतज़ाम कर दिए हैं। दरअसल मेरी कहानी भी देखा जाए तो कोई अनोखी नहीं और जुदा नहीं है आश्रम के दूसरे लोगों की कहानी से। वही बच्चों की तरफ से सताया जाना और बहुओं का जलील करने वाला व्यवहार, लेकिन मैं वह सब भी सहन कर ही रहा था इतने वर्ष से। लेकिन भागवंती यानी मेरी बीवी के मरने पर कुछ ऐसी बातें हो गई हमारे घर में कि मैं बुरी तरह से टूट गया और मेरे लिए एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ चला आया। वे रुके हैं, फिर बोले हैं, ठहरिए, मैं आपको थोड़ा पीछे से बताता हूँ। सन 47 में हम पाकिस्तान में सब कुछ लुटा कर आए थे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हम लोग वहाँ क्या थे और यहाँ आकर क्या रह गए थे। मेरे पास मेरी पत्नी थी और गोद में 2 बेटे थे, एक 6 साल का और दूसरा 2 साल का। यूँ समझ लीजिए हिंदुस्तान में आकर मैंने सबसे पहला काम जो किया वह था जालंधर में सड़कों पर चूहे मारने की दवा बेचने का। ये काम भी बहुत ही अजीब तरीके से मेरे हिस्से में आया था। हम एक बंद दुकान के थड़े पर बैठे थे, भूख से बेहाल और हर तरह से लाचार। बच्चों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी और न ही कहीं से आने की उम्मीद ही थी। तभी उस दुकान का मालिक आया और दुकान खोलने लगा। बच्चे भूख से कुरला रहे थे। हमारी जो हालत थी उसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। दुकानदार समझदार था। हालात के मारे लोगों की तकलीफ़ें तब किसी से छुपी नहीं थी। उसने बिना कुछ कहे सुने 2 काम किए। पहले तो हमें भरपेट खाना खिलाया और दूसरे उसने मुझे एक थैला थमा दिया और कहने लगा, मैं जानता हूँ आपके लायक ये काम नहीं है, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर ही है। चूहे मारने की दवा है ये। दिन भर घूमेंगे तो इतने पैसे आ जाएंगे कि बच्चों के पेट में अन्न का दाना डाल सके। आप यकीन मानिए वह आदमी उस वक्त मुझे देवदूत की तरह लगा था। जब मैंने दुकानदार से कहा कि मेरे पास तो उसे देने के लिए एक ढेला भी नहीं है, तो उसने कहा था, मेरे पैसे कहीं नहीं जा रहे, आप बस रोज़ ये दवा बेचते रहें, जब ख़त्म हो जाए तो और ले जाएं, पैसे मैं लेता रहूँगा, आप फिक्र न करें, आपके अच्छे दिन लौट कर आएंगे। मैंने पूरे 2 महीने यही काम किया था। हम चारों एक साथ घूमते रहते, पूरा शहर नापते रहते, आवाज़ें मारते, एक भी पैकेट बिकता तो कुछ खरीद कर बच्चों को खिलाते। आपको हंसी आएगी कि हम बेचते तो चूहे मारने की दवा थे, लेकिन दुआ ये करते थे कि खूब चूहे पैदा हो ताकि हमारी दवा खूब बिके। खैर ये दौर भी ख़त्म हुआ और उस दुकानदार की मदद और दुआ से हमारे अच्छे दिन लौट कर आए। मैंने फिर से कई छोटे मोटे धंधे किए, धीरे धीरे पैसे जोड़े, छत का इंतज़ाम किया। फिर जब कुछ पैसे जुड़ गए तो बजाजी का अपना पुराना काम शुरू किया और घर बार फिर से सेट हुआ। छोटी सी दुकान का जुगाड़ भी हो गया। काम चल निकला तो बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। हमारी मेहनत रंग लाई और ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर वापस आई। बहुत मुश्किल थे वह दिन, लेकिन किसी तरह निकल ही गए थे। अच्छे और बुरे दोनों ही दिन ज़्यादा देर तक हमारे साथ नहीं रहते। बड़े वाले ने इंजीनियरिंग की और छोटे वाले ने बीए करके ठीक ठाक नौकरी पकड़ी। बड़े की अच्छी खासी नौकरी थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। बड़े की शादी हुई। बस ये समझ लीजिए कि बड़े की शादी होते ही हमारे दुर्दिन शुरू हुए। तब हम वजह समझ नहीं पाए थे और नए शादीशुदा बेटे से पूछ भी नहीं पाते थे। लेकिन तभी हमारे घर में सामान बढ़ने लगा था, खूब पैसा आने लगा था। उसकी माँ पूछती तो टालते हुए कह देता, ससुराल वालों ने भेजा है। ये तो हमें तब पता चला कि एक दिन उसे रिश्वत लेने के चक्कर में घर पर बिठा दिया गया है। इसके बावजूद वह यही कहता रहा कि उसने करप्ट मशीनरी का हिस्सा बनने से मना कर दिया था, इसलिए उसे झूठ मूठ फंसाया गया है। लेकिन सच कहाँ छुपता है। शादी होते ही उसकी ज़्यादा कमाने की हवस बढ़ने लगी थी और उसने गलत तरीक़ों से कमाना शुरू कर दिया था। उसे नचाने वाली आ चुकी थी। हर चीज़ की एक सीमा होती है। बेशक रिश्वत लेने की बात ही क्यों न हो, दाल में नमक चल जाता है, लेकिन वह तो नमक में से दाल निकालने की फिराक में था। वह तो रातों रात अमीर बनना चाहता था।
नतीजा क्या हुआ, सड़क पर आ चुका था। तभी हमारे दुर्दिनों की दूसरी किस्त जारी हुई। बड़े ने अपनी माँ को नई पट्टी पढ़ाई कि वह अपनी ससुराल वालों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी एजेंट का काम शुरू करना चाहता है। मैं भी उसके झांसे में आ गया। क्या हुआ अगर हमारा बेटा रिश्वत के चक्कर में नौकरी से निकाला गया था? आखिर था तो अपना बेटा ही। हमने अपनी सारी जमा पूंजी उसे सौंप दी। पहले पैसे दिए, फिर अपना घर बिका। चली चलाई दुकान भी उसके धंधे की भेंट में चढ़ गई। इधर वह ऊपर उठने लगा और मेरी ढलान की यात्रा शुरू हुई। मेरा काम धंधे की सारी पूंजी तो उसके धंधे में ट्रांसफ़र हो रही थी। और एक दिन ऐसा भी आया कि मैं सड़क पर था और उसका धंधा फलने फूलने लगा था। वह मेरे दुर्दिनों की तीसरी किस्त थी और मेरे हिस्से में वह दिन भी देखना आया कि मैं उसकी दुकान पर बैठने को मजबूर हो चुका था। अब मेरा घर बार ख़त्म हो चुका था, मेरा घर बिक चुका था और हम दोनों मियाँ बीवी बड़े बेटे की आलीशान कोठी में एक छोटे से कमरे में शिफ्ट हो चुके थे। अब तक छोटा बेटा भी अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़कर बड़े बेटे के साथ इसी धंधे में आ गया था। दोनों बेतहाशा पैसा पीट रहे थे। हमें अपने बच्चों को तरक्की करते देख खुश होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसा था कि मैं चीज़ों को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। तभी मेरी ज़िंदगी में बदकिस्मती ने एक बार फिर दस्तक दी। मेरी बीवी भागवती को कैंसर हुआ और दोनों बेटों के बीच धंधे को लेकर झगड़े होने शुरू हुए। दोनों में रोज़ फैसले होते और रोज़ ही झगड़े होते। दोनों को ही इस बात की परवाह नहीं थी कि उनकी माँ जीती है या मरती है। मैं तो उनसे कुछ भी कहने सुनने के हक से परे जा चुका था। अब मेरी हैसियत मुफ्त के नौकर की हो चुकी थी। सब चिढ़ते मुझसे। हरामखोर हो चुका था मैं। घर पर रहता तो मुसीबत, दुकान पर बैठूं तो मुसीबत। दुकान का नौकर बंसी मुझसे अच्छा था। महीने की 10 तारीख को गिनकर पूरी तनख्वाह लेकर जाता था, जबकि काम मैं भी उतना ही करता। ग्राहकों को चाय पिलाता, उनके झूठे गिलास धोता, दुकान में झाड़ू तक तो लगाता। मैं समझ ही नहीं पाता अब और कितनी उम्मीद करते थे वह इन बूढ़ी हड्डियों से, अपने सगे बाप से। कई बार अफसोस भी होता, गुस्सा भी आता कि अब इन 70 साल की बूढ़ी हड्डियों के साथ और कितना खटता रहूं। सब कुछ इन्हें दे दिया। इन साहबजादों के लिए जमा जमाया घर बार दुकान सब छोड़कर सब कुछ इन्हें सौंप दिया। यही सोचते रहे हमारी क्या है, कट जाएगी, बची ही कितनी है। अब दोनों लाखों करोड़ों में खेल रहे थे और उनका बाप उधर भागवंती मुझे ही समझाने की कोशिश करती, अब जाने भी दो, जब तुम्हारा वक्त था तो तुम्हारी चलती थी, गलत बातें भी सही मानी जाती थी, अब वक्त से समझौता कर लो। सही गलत, मैं उसे टोकता, तू सही गलत की बात कर रही है? यहाँ तो कोई बात भी करने को राजी नहीं है। अपने पोता पोती कभी हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते, तो इसी तरह से दिन कट रहे थे हमारे। तभी हमारे दुर्भाग्य ने एक और पर्ची काटी हमारे नाम। एक दिन बड़ा ये संदेश लेकर आया कि उन दोनों में फैसला हो गया है और इस बंटवारे में हम दोनों भी बांट दिए गए थे, दोनों में बाकी प्रॉपर्टी की तरह। मेरे पास कुछ भी कहने का कोई हक नहीं बचा था। कहने के सारे हक तो मैंने उसी दिन उनके पक्ष में गिरवी रख दिए थे, जिस दिन अपना सब कुछ उन्हें सौंप दिया था। एक बात बताऊं आपको कि आप तब तक कुछ कहने लायक हालत में होते हैं जब तक आपके पास पैसे की ताकत होती है, वरना आज जो आदमी मरा है उसके लड़के की ये कहने की भला हिम्मत हो सकती थी कि आप लोग मेरे बाप का अंतिम संस्कार कर दो और बिल भेज दो। वह ये बात इसलिए कह पाया क्योंकि वह जानता था कि उसका बाप आज उस पर मोहताज है, इसलिए कहने सुनने के सारे हक खो चुका है। खैर, तो मैं अपनी बात बता रहा था। जिस रात फैसला हुआ, उन दोनों में बड़ा बेटा मेरे कमरे में आया था और मुझे बता रहा था, हमने तय किया है कि अब माजी कुछ दिन छोटे के पास रह ले। उसकी बीवी की इच्छा है कि वह भी माजी की सेवा। हालांकि मैं सब कुछ सुन चुका था और जानता था कि मेरी कोई भी बात मानी नहीं जाएगी, फिर भी हल्का सा विरोध किया था मैंने। लेकिन बेटा, उसका इलाज, दवा कब, कौन सी, कैसे,
मेरे बेटे ने मेरी बात हवा में उड़ा दी थी। अरे बाबूजी, कोई समंदर पार थोड़ी ही जा रही है, 4 कोप है ही कितनी दूर। फिर आप तो है ही सही, आप दोनों के लिए तो दोनों घर अपने, एक पैर इधर और एक पैर उधर। हम भी आते जाते बने रहेंगे, फ़ोन भी दोनों घरों में है ही सही। अब मैं छोटे की इच्छा कैसे टालता। मैंने हार मान ली थी। ठीक है, जो तुम दोनों का फैसला। अब हम क्या कहें, जहाँ रखोगे, जैसे रखोगे, रह लेंगे। और वह अपना फैसला हम पर थोप कर चला गया था। मुझे भागवंती की दवाई लानी थी। मैं जब जाने लगा तो उसने रोका था मुझे। वह शराब रखने का कैबिनेट खोलकर देख रहा था। 1 मिनट ठहरे जरा। उसने पर्स में से कुछ नोट निकालकर मुझे दिए थे और कहा था, ऐसा करना बाबूजी, 1 बोतल ब्लैक नाइट लेते आना, 900 की आएगी। दवाई भी इसी में से ले लेना। शकुंतला से भी पूछ लीजिए, कुछ चाहिए हो तो। मैंने चुपचाप पैसे ले लिए थे और बाहर आ गया था। मैं सोच रहा था, मेरे बेटे ने मुझे 1200 रुपये दिए हैं और शराब की बोतल मंगवाई है। बताया है 900 की आएगी। ये भी कहा है उसकी बीमार माँ की दवा भी उन्हीं पैसों में से लेते आऊँ। 980 की शराब आएगी। हम दोनों के महीने के खर्च से भी ज़्यादा। बंसी के पूरे महीने की तनख्वाह। हम दोनों के खर्च से ज़्यादा तो हमारी पोती कुकी की पॉकेट मनी है। उतना बोझ था हमारा जो अकेले नहीं उठा पा रहे थे। बंटवारा कर लिया हमारा। मैं शराब तो ले आया था, लेकिन मूड बुरी तरह से उखड़ चुका था मेरा। ये क्या हो रहा था हमारी ज़िंदगी के साथ। उधर ड्राइंग रूम में पार्टी अपने शिखर पर थी। दोनों बेटे अपनी अपनी हाँक रहे थे और एक दूसरे से दुनिया के बेहतरीन झूठ बोल रहे थे। उधर भागवंती अपने बच्चों के ड्रामे से बेखबर अपनी ही दुनिया में विचर रही थी। मुझे यहाँ से भेजकर भूल मत जाना। कभी कभी आते रहना, फ़ोन कर लिया करना। मैं तो क्या ही आऊँगी वापस अब। बची ही कितनी है। मैं जैसे रो पड़ा था। ऐसा मत कहो भागवंती, हमारी औलाद तो ऊपर वाले से भी ज़्यादा जालिम निकली। वह भी इतना निर्दयी नहीं होगा। जब भी बुलावा भेजेगा आगे पीछे चले जाएंगे। वहाँ तो आगे पीछे ही जाना होता है ना। यहाँ तो जीते जी ही अलग कर रही है हमें हमारी अपनी कोख जाई औलाद। अपनी नहीं सोचता, लेकिन तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो। और मैं सचमुच फपक पड़ा था। अगले दिन छोटे बेटे की बीवी आकर उन्हें ले गई थी। ये जाना आखिरी बार जाना था। जरा सा तो सामान था उनका, 1 अटैची, दवाई की शीशियाँ और 1 जोड़ी चप्पल। बस इतना ही सामान मेरा भी था, जो मैं बाद में यहाँ लेकर आया था। पूरे 70 बरस तक खटने के बाद यही कुछ बचा था हमारे पास। हमारी पूरी जिंदगी का जोड़ बाकी बेशक उस रात फैसला हो गया था दोनों में। और दोनों ने शराब के नशे में ढेरों वायदे भी किए थे और कस्में भी खाई थी। लेकिन अगली सुबह नशा उतरते ही दोनों को ही और ख़ासकर दोनों की बीवियों को लगा था कि वह दोनों ही ठगे गए हैं। छोटे बेटे को लग रहा था कि बड़े ने मीठी मीठी बातें करके उसे पूरी तरह ठग लिया है। छोटे की बीवी ने ताना मारा था कि ये फैसले भावनाओं में बहकर नहीं होते। आपको जब पता ही है कि वो चालाकी करेंगे तो आपको भी पूरी प्रॉपर्टियों के बारे में गिन गिन कर फैसला करना चाहिए था। छोटा यही हिसाब लगा रहा था कि बड़े भाई के पास कम से कम 40 लाख तो नगद होना ही चाहिए। बड़े भाई ने जो प्रॉपर्टीज ऐसे देने की बात की है, नगद 5 लाख मिलाकर मुश्किल से 30-35 लाख के करीब बनते हैं। जबकि बड़े भाई के हिस्से में 2 एकड़ से भी ज़्यादा की चीज़ें आ रही है, नगद अलग। ये जानकर छोटे बेटे की बीवी के तन बदन में आग लग गई थी। तो इसका मतलब हुआ उन्होंने आपको 10वें हिस्से में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। छोटा भी यही सोच सोचकर परेशान हो रहा था। दोनों बेटों के चक्कर में हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो रही थी। मैं ही वहाँ चक्कर काटता। बेशक भागवंती यही कहती कि वह वहाँ छोटे के घर ज़्यादा आराम से थी, लेकिन वह कितने बड़े धोखे में थी जो छोटा बेटा उसे दे रहा था। जब मुझे भी पता चला तो कितनी देर हो चुकी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था।
इधर दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। छोटे को बराबरी का हिस्सा चाहिए था और बड़ा जितना तय कर चुका उससे 1 पैसा ज़्यादा देने को तैयार नहीं था। हमारी सुनते नहीं थे और दुनिया भर को बीच में ला रहे थे। एक रात उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और सब कुछ खत्म हो गया था। वह भी खत्म हो गई थी और सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए थे। ये कहकर रामदत्त जी एक पुलिया पर बैठ गए और दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। चंद्रभान जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। रामदत्त जी ने रुककर आगे कहना शुरू किया है। आधी रात का वक्त था। उस वक्त मैं बड़े बेटे के घर पर ही था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी थी। मैं समझ गया था अनहोनी हो चुकी है, लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये अनहोनी इस रूप में होगी। बड़े बेटे ने लाइट जलाई थी। मैं भी उठकर फ़ोन के पास आ गया था। देखा रात के 2:30 बजे थे। बड़े ने फ़ोन उठाया था। दूसरी तरफ छोटा बेटा था। बड़े ने पूछा था, तू इस वक्त रात के 2:30 बजे सब खैरियत से तो है ना? छोटा दूसरी तरफ से बोल रहा था, पहले मेरी पूरी बात सुन ले तभी फ़ोन रखना। अभी थोड़ी देर पहले माँ जी गुजर गई। अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे होगा। आप माँ जी के अंतिम दर्शन तभी कर पाएंगे जब आप प्रॉपर्टीज में से मेरे हिस्से के 50 लाख का कागजात ले आएंगे। और फ़ोन कट गया था। रामदत्त जी पुलिया से उठ खड़े हुए हैं और चंद्रभान जी को वापस चलने का इशारा किया है। दोनों काफ़ी देर तक चुपचाप चलते रहे। फिर वे खुद ही आगे बताना शुरू करते हैं। आप उस वक्त की मेरी हालत समझ सकते हैं। मेरी बीवी की लाश छोटे बेटे के घर में पड़ी हुई थी और मैं उसका अंतिम दर्शन तक नहीं कर सकता था। जी तो चाहता था दोनों बेटों को उसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन मेरी सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। मैं रोना चाहता था, बीवी को 2 आंसुओं के साथ विदा करना चाहता था, लेकिन कुछ भी मेरे बस में नहीं था। मैं एकाएक चुप हो गया था और सारे मामले से अपने आप को अलग कर लिया था। और वही बरामदे में एक कोने में सारे वक्त कुर्सी पर चुपचाप बैठा रह गया था। दोनों बेटों ने इसे अपनी अपनी इज्जत का मामला बना लिया था। पूरी बिरादरी को बीच में लाया गया था और आखिर शाम 4 बजे भागवंती का अंतिम संस्कार हो पाया था। रामदत्त जी फिर चुप हो गए हैं। चंद्रभान जी उनका हाथ थामे उनके साथ साथ चल रहे हैं। बस उसी दिन मेरा आखिरी संवाद हुआ था अपने उन हत्यारे बेटों से। भागवंती के सामान से मुझे ये रुपए मिले थे। अगर मुझे पहले से ये पता होता कि उसके पास इतने पैसे हैं तो मैं उसे मरने नहीं देता, कतई मरने नहीं देता। कहीं भी ले जाकर उसका इलाज कराता, लेकिन मैं उसे ज़रूर बचा लेता। मुझे पता है चंद्रभान जी, आप मुझे रोने भी नहीं देंगे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल तो पूछ ही सकता हूँ ना? पूछिए ना। चंद्रभान जी के चेहरे पर आश्वस्त करने वाला भाव है। इस पूरे मामले में मेरी गलती क्या थी जो मेरी भागवंती को अपने ही जाए बेटों के हाथ ये दिन देखना पड़ा? उन्होंने चंद्रभान जी के दोनों हाथ थाम लिए हैं और बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं। चंद्रभान जी ने हौले से उनके हाथ दबाए हैं और कहा है, आपकी कोई गलती नहीं थी। बेशक आपको इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ा और अपने ही बच्चों के हाथों अपनी पत्नी की ख्वारी देखनी पड़ी। इसका कारण मेरी निगाह में तो यही समझ में आता है कि अगर अगली पीढ़ी अपने आप को पिछली पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा व्यावहारिक, चतुर और शानी समझती है और ये मानकर चलती है कि उसे देने के लिए पिछली पीढ़ी के पास कुछ भी नहीं है, जबकि सच्चाई ये होती है कि अगर इस पीढ़ी को पिछली 51 पीढ़ियों की विरासत मिली है तो 50 पीढ़ियों की विरासत तो हमारे पास भी तो थी। बस यही समझने और समझाने का फेर है और इसमें मात हमेशा पिछली पीढ़ी को ही खानी पड़ती है, क्योंकि उसके पास आर्थिक आधार नहीं रहता। आपके मामले में भी आपके बच्चे जानते थे कि जब आपके पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं, ठीक कह रहे हैं, आपकी आर्थिक आधार छूटना ही
सबसे बड़ी हार होती है हम जैसे लोगों के लिए। खैर छोड़िए, चले, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वह दोनों वापस मुड़े हैं। सूर्य इस समय ठीक सिर पे आ गया है। तो दोस्तों, रामदत्त जी की क्या गलती थी इस पूरे मामले में, जो आज भी दुखी हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।